जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट्स कॉर्नर में। दोस्तों, हम लोग इस श्रृंखला में इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने प्रागैतिहासिक काल और अधैतिहासिक काल का अध्ययन कर लिया है। हम लोग वैदिक संस्कृति का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने इससे पहले भी एक क्लास ले ली है। दोस्तों, अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो इससे पहले हमारी इस चैनल की इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता की परिचय देखा था दोस्तों, और इसके चारों वेदों का अध्ययन हम लोगों ने कर लिया था। ये वाली क्लास दोस्तों हम लोगों की वैदिक संस्कृति का तुलनात्मक अध्ययन से प्रारंभ होगी दोस्तों। इसमें सबसे पहले हमें इसका काल स्मरण करना रखना होगा दोस्तों, जो जिसका अध्ययन हम लोगों ने पहले भी किया है। जो ऋग वैदिक काल है या पूर्व वैदिक काल है दोस्तों, इसका जो काल है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहता है दोस्तों। इसके बाद में उत्तर वैदिक काल है वो 1000 पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्वी तक था दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से हमें इन दोनों का काल भी याद रखना होगा। इस नेक्स्ट है दोस्तों लोहे के ज्ञान। लोहे का ज्ञान ऋग वैदिक काल में दोस्तों बिल्कुल भी नहीं था मनुष्य को, लेकिन उत्तर वैदिक का आते आते दोस्तों लोहे के ज्ञान से मनुष्य पूर्णतः परिचित हो चुका था। इस प्रकार से लोहे का ज्ञान भी दोनों में विभाजन का काम करता है दोस्तों। लोहे का ज्ञान ऋग वैदिक काल में बिल्कुल भी नहीं था, और उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान मनुष्य को पर्याप्त हो चुका था दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों रचनात्मक काल। ऋग वैदिक काल रचनात्मक काल था, परंतु उत्तर वैदिक काल परिवर्तनशील काल था दोस्तों। थर्ड पॉइंट है दोस्तों सप्त सिंधु प्रदेश। जो ऋग वैदिक काल था वह सब सिंधु प्रदेश था, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल था दोस्तों वह गंगा यमुना दोआब में स्थित था दोस्तों। सब सिंधु प्रदेश दोस्तों समझेंगे इसको, ये क्या है। सब सिंधु प्रदेश दोस्तों 7 प्रमुख नदियां जो हमें इस समय की ज्ञात है, उनके तट पर बसे हुए नगरों को या गाँव को सब सिंधु प्रदेश दोस्तों कहा गया है। सब सिंधु प्रदेश में जो नदियां हैं उसमें है दोस्तों प्रमुख रूप से सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती। इस प्रकार से इसमें 7 नदियां हैं दोस्तों। फिर से एक बार याद रखेंगे दोस्तों, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती। दूसरा है दोस्तों जो उत्तर वैदिक काल था वह गंगा यमुना दोआब पर स्थित था, और यह इन्हीं दोनों नदियों के तट पर सीमित था दोस्तों। इसका स्थान सप्त सिंधु से परिवर्तित होकर के गंगा यमुना दोआब में आ गया था उत्तर वैदिक काल में दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ऋग वैदिक काल का जो स्थल था वह ब्रह्मावर्त था दोस्तों, और उत्तर वैदिक काल का क्षेत्र बृहर्षि देश था दोस्तों। ब्राह्मण सब सिंधु प्रदेश को कहते हैं, और बृहर्षि गंगा यमुना दोआब को ही कहते हैं दोस्तों। सेम पॉइंट है, बस इनके नाम परिवर्तित है। ये ऑप्शन में देकर के भी क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों, इसलिए हमें यह भी ज्ञात होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों मृदभांड से रिलेटेड। जो ऋग वैदिक काल में हमें मृदभांड मिले हैं, प्राप्त हुए हैं दोस्तों, वो काले व लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं, जबकि उत्तर वैदिक काल में हमें चित्र दूसर मृदभांड प्राप्त हुए हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वंश की परिकल्पना के साथ में ऋग वैदिक काल जो प्रमुख था वो वंश कल्पना का रखता था दोस्तों, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल है वह गोत्र की संकल्पना रखने लगा था दोस्तों। परिवार दोनों में संयुक्त रूप से ही प्रयोग होते थे दोस्तों। परिवार का जो रूप था वह संयुक्त रूप ही था दोस्तों। नेक्स्ट है जो शासक होता था ऋग वैदिक काल में उसे राजन कहा जाता था, परंतु राजा कहा जाने लगा उत्तर वैदिक काल में। और इनके क्षेत्र को, राजन के क्षेत्र को ऋग वैदिक काल में जन कहा जाता था, परंतु उत्तर वैदिक काल में राजा के क्षेत्र को जनपद कहा जाता था दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों ऋग वैदिक काल में पद वंशानुगत नहीं थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत हो चुके थे पद। नेक्स्ट है दोस्तों व्यवसाय पशुपालक था मुख्यतः ऋग वैदिक काल में, परंतु उत्तर वैदिक काल में व्यवसाय कृषि था दोस्तों। इस प्रकार से इन दोनों के समय के काल में व्यवसाय में भी परिवर्तन आ चुका था। ये दोनों प्रमुख व्यवसाय दोस्तों लिए गए हैं। अब ये अपवाद स्वरूप भी है कि जिस समय पशुपालन था उस समय कृषि नहीं होती थी दोस्तों, कृषि बिल्कुल होती थी, और जिस समय कृषि होती थी उस समय पशुपालन भी बिल्कुल होता था दोस्तों। लेकिन जो प्रमुख व्यवसाय है ऋग वैदिक काल में वह पशुपालक है, और उत्तर वैदिक काल में कृषि है दोस्तों। वस्तु विनिमय प्रणाली इस समय भी प्रमुख रूप से चलन में थी, और मुद्रा भी इस समय तक चालू हो गई थी, लेकिन जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी यही प्रमुख रूप से चलन में थी दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कर स्वेच्छा से जनता द्वारा दिया जाता था ऋग वैदिक काल में, परंतु इसे नियमित व्यवस्थित कर दिया गया उत्तर वैदिक काल में दोस्तों। जो बलि है उसका चढ़ावा दिया जाता था दोस्तों ऋग वैदिक काल में। उपनयन संस्कार, सभा समिति व महिलाओं का जो प्रवेश था इन सभाओं में या समितियों में वह अधिकृत था, वह स्वीकृत था दोस्तों, परंतु यह उत्तर वैदिक काल में यह सीमित व वर्जित कर दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है विदुषी महिलाएं और लोपामुद्रा व अपाला घोषा, अर्थात महिलाओं को अपने संस्कार था दोस्तों वह चलन में था दोस्तों। यह ऋग वैदिक काल का है। इसके बाद में उत्तर वैदिक काल में यह उपनयन संस्कार महिलाओं का वर्जित कर दिया गया था या समाप्त कर दिया था दोस्तों। विदुषी महिलाएं मैत्रेय गृहस्थी व देववती इसमें सम्मिलित नहीं हो सकती थी सभा व समिति में दोस्तों। इस प्रकार से यह हमें देखने को मिलता है इन दोनों में डिफरेंस प्रमुख रूप से दोस्तों। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ऋग वैदिक कालीन राज व्यवस्था।
इस राज्य व्यवस्था में हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखने हैं दोस्तों, जैसे सभा, समिति व विदित। दोस्तों सभा का प्रयोग ऋग्वैदिक काल में 8 बार हुआ है दोस्तों। ऋग्वैदिक युग में इसका सर्वाधिक महत्व था दोस्तों। इसमें पुरुष व स्त्री दोनों का प्रवेश संभव था। पुरुषों के लिए इसमें विभेय शब्द का प्रयोग हुआ है दोस्तों, सभेय शब्द का प्रयोग हुआ है, और स्त्रियों के लिए सभावती शब्द का प्रयोग हुआ है। इसमें उत्तर वैदिक काल में भी इसका महत्व बना रहा दोस्तों। इसी प्रकार से समिति शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में 9 बार हुआ है दोस्तों, और यह उत्तर वैदिक काल में इसका महत्व बढ़ता हुआ हमें प्रतीत होता है। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है दोस्तों। अथर्ववेद में ही हमें इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि समिति में स्त्रियों का प्रवेश संभव था दोस्तों। समिति एक महत्वपूर्ण प्रभावी संस्था थी, और इसके प्रमाण में राजा की समिति के सहयोग प्राप्त करने को बताया गया है, इस बात से मिलते हैं दोस्तों। समिति में साधारण व्यक्तियों के लिए प्रवेश भी संभव था, जबकि सभा में विशिष्ट व समृद्ध लोगों का ही प्रवेश था, और उन्हीं को इसकी अनुमति थी प्रवेश की। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा विदत। विदत, इसका जो हमें ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है वह 122 बार मिलता है, जो कि बहुत अधिक है। इसके बाद में अरण्यक में इसका उल्लेख हमें बिल्कुल ना के बराबर मिलता है, यानी अरण्यक तक आते आते ये शब्द विलुप्त हो चुका था दोस्तों। इसके बाद में विशेष संस्थान के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। इसमें व्रत एवं विद्वानों की सहभागिता होती थी। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट बिंदु है इसी में, विदित में स्त्रियों का भी प्रवेश के प्रमाण मिलते हैं। अधिकांश हिस्सा इसमें आध्यात्मिक विषयों पर ही विचार विमर्श हुआ करता था दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में इसे समाप्त कर दिया गया था, यह पूर्णतः समाप्त हो गया था लगभग उत्तर वैदिक काल आते आते। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा प्रमुख वैदिक साक्ष्य। दोस्तों अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 1/16 भाग प्राप्त होता था दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, ऋग्वैदिक काल में बलि एक स्वेच्छाकारी कर था दोस्तों, जबकि उत्तर वैदिक काल में बलि एक नियमित व्यवस्था हो गई थी दोस्तों। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों का कर्तव्य का उल्लेख मिलता है दोस्तों, और शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम महाजननी प्रथा का उल्लेख हुआ था। महाजनी प्रथा का उल्लेख हुआ है दोस्तों। कुसीदिन शब्द का प्रयोग सूदखोर के लिए किया गया है दोस्तों। महाजनी प्रथा वह होती थी जिसमें ब्याज पे धन दे करके उस पर सूद खाता था सूदखोर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से यह हमें शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम देखने को मिलता है। दूसरा है अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है दोस्तों। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार पुत्री ही समस्त दुखों का कारण है, किंतु पुत्र परिवार का रक्षक है। दोस्तों मैं इस बात का समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि ये लिखा है ऐतरेय ब्राह्मण में, इसलिए मुझे ये पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐतरेय ब्राह्मण में लिखा हुआ है कि पुत्री ही समस्त दुखों का स्रोत है दोस्तों, किंतु पुत्र परिवार का रक्षक है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख है कि वैवस्वत मनु के समय में एक ऐसा जल प्लवन आया था जिसके कारण प्रलय जैसी स्थिति आ गई थी। यह दोस्तों कुछ सुनामी जैसा प्रतीत होता है दोस्तों। इसके बाद में ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को कृपण कहा गया है दोस्तों। कृपण एक संस्कृत शब्द है जिसे ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री के लिए प्रयोग किया गया है दोस्तों। वाजसनेय संहिता में सर्वप्रथम वैश्व शब्द का प्रयोग दिखता है दोस्तों। इसके बाद में शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा वही है जिसे प्रजा का अनुमोदन प्राप्त हो दोस्तों। मतलब प्रजा जिसे इच्छुक हो उसे राजा बना सकती है दोस्तों। इस प्रकार का हमें देखने को मिलता है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में दोस्तों। नेक्स्ट बिंदु है हमारा छंदोपनिषद के अनुसार कुरु जनपद में कभी ओले नहीं पड़े व टिड्डों के कारण कभी फसल भी नष्ट नहीं हुई दोस्तों। नेक्स्ट है अथर्ववेद में राजा परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया दोस्तों। प्राचीन भरत व कुरु कबीले ने मिलकर कुरु जनपद का निर्माण किया दोस्तों। भरत व कुरु कबीले ने मिलकर कुरु जनपद का निर्माण किया, जिसकी राजधानी आसनदीप थी दोस्तों। जिसकी राजधानी दोस्तों आसनदीवत थी दोस्तों। नेक्स्ट बिंदु है हमारा दोस्तों कि प्राचीन क्रीवी और तुर्वस कबीले ने आपस में मिलकर पंचाल नगर का निर्माण किया दोस्तों, जिसकी राजधानी कंपिली थी, और इसका जो प्रमुख शासक था वह प्रवाहन जनली हुआ दोस्तों। इसका एक अन्य प्रसिद्ध शासक हुआ जिसका अरुणिश्वेत केतु नाम से प्रसिद्ध हुआ दोस्तों। नेक्स्ट हमारा बिंदु है दोस्तों अरण्यक। अरण्यक मूलतः ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं दोस्तों। वनों में रचना किए जाने के कारण इन्हें अरण्यक कहा गया। अरण्यक का शाब्दिक अर्थ है वनों में रचना किए जाने वाला ग्रंथ। नेक्स्ट पॉइंट बिंदु है दोस्तों, वर्तमान में ये 7 प्रमुख अरण्यक उपलब्ध हैं दोस्तों, जिसमें है ऐतरेय, तैतरीय, मध्यादेन, शंखायन, मैत्रायणी, तलवकार और वृदाकर अरण्यक। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये 7 अरण्यक हमें प्राप्त हैं। नेक्स्ट है दोस्तों उपनिषद।
उपनिषद भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है दोस्तों। इसमें शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर बल दिया गया है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत व पिता माना जाता है, यानी उपनिषद सर्वप्रथम दार्शनिक ग्रंथ है दोस्तों। सबसे पहले प्राचीनतम दार्शनिक ग्रंथ उपनिषद हैं दोस्तों। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। यह वेदों से संबंधित है दोस्तों। सामवेद से संबंधित छद्मोगी उपनिषद में तत्वमसी का प्रथम उल्लेख मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की विवेचना की गई है दोस्तों। इसके बाद में कठोपनिषद में हमें सर्वप्रथम यम नचिकेता का संवाद वर्णित है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसी में दोस्तों विशेषज्ञ पुरोहित। दोस्तों इसमें होत्री ऋग्वेद का पाठ करने वाला पुरोहित कहा गया है दोस्तों। उद्गाता सामवेद का पाठ करने वाला क्या है? अथर्वयु यजुर्वेद संहिता का मंत्रोच्चार करने वाला पुरोहित है दोस्तों। ब्रह्मा इस वर्ग में पुरोहित इस बात की जांच करते थे कि यज्ञ विधि पूर्वक किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है दोस्तों। इसमें ये मंत्रों के शुद्धिकरण की जांच भी करते थे कि मंत्र का जो उच्चारण है वह शुद्ध रूप से किया जाना चाहिए दोस्तों। तो नेक्स्ट बिंदु है दशराग युद्ध। इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में 7वें मंडल में प्राप्त होता है दोस्तों। इसमें एक कथा दी गई है दोस्तों जो परुश्री रावी नदी के तट पर स्थित भरत वंश के त्रित्सु राजवंश के राजा सुदास जी की है, जिन्होंने 10 राजाओं के साथ में युद्ध लड़ा था दोस्तों। उसका कारण था कि भरत वंश के राजा सुदास जी अपने पुरोहित विश्वामित्र जी को हटाकर उनके स्थान पर वशिष्ठ जी को नियुक्त करना चाहते थे, जिससे अपमानित होकर के विश्वामित्र जी ने पंचजनों के साथ में मिलकर और अन्य अधिक राजाओं को इकट्ठा किया। वह 10 राजाओं को इकट्ठा करके और सुदासु जी के साथ में युद्ध किया, जिसमें जीत सुदास जी की हुई थी दोस्तों। इस प्रकार से यह कथा बहुत ही फेमस है ऋग्वेद की, और इस कथा का जो उल्लेख है वह हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है दोस्तों। इसका एक कारण दोस्तों राज विस्तार भी बताया जाता है दोस्तों। और आइए हम इसका क्षेत्र भी देख लेते हैं। जो सब सिंधु प्रदेश है, इसमें दोस्तों 5 जन जिनको इकट्ठा किया गया वो थे द्रहु, अनु, पुरु, त्रुवसु और यदु। इस प्रकार से यह 5 क्षेत्र इकट्ठा किया गया और ये 10 राजाओं का युद्ध यहाँ पे लड़ा गया दोस्तों। और इस क्षेत्र के पास का नाम है पुरुषणवी, जो रावी नदी के तट पर था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने इसका क्षेत्र भी देखा और हमने पंचजन क्षेत्र भी देख लिया दोस्तों। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट बिंदु होने वाला है दोस्तों ऋग्वैदिक नदियाँ। ऋग्वैदिक काल में नदियों के नाम दोस्तों हमें कंठस्थ करने होंगे, उन्हें उस समय किस नदी के नाम से पुकारा जाता था। जैसे दोस्तों ये आधुनिक नाम होंगे और ये प्राचीन नाम होंगे। कुमु को दोस्तों कुर्रम नदी के नाम से जाना जाता था, कुबा काबुल के नाम से जाना जाता था, वितस्ता झेलम नदी के नाम से जानी जाती है। इसके बाद में अक्सिकनी चिनाब नदी के नाम से जानी जाती है, पुरुषणी रावी नदी के नाम से जानी जाती है, और शतुद्री सतलज नदी के नाम से जानी जाती है, विपाशा व्यास नदी के नाम से जानी जाती है। महत्वपूर्ण दोस्तों है, ये कई बार विपाशा पूछी भी जा चुकी है, क्योंकि विपाशा एक एक्टर का भी नाम है, एक्ट्रेस का भी नाम है, इसलिए यह थोड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। विपाशा व्यास नदी है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों सदानीरा दोस्तों गंडक नदी के नाम से जानी जाती है, दष्टावती घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है, गोमती गोमल नदी के नाम से जानी जाती है। दोस्तों ये उल्टा लिख गया है, यहाँ पर गोमल होना चाहिए और यहाँ पे गोमती होना चाहिए, अतः गोमल जो है वह गोमती नदी के नाम से जानी जाती है। सुवस्तु स्वास्थ्य नदी के नाम से जानी जाती है, सिंधु सिंध नदी के नाम से जानी जाती है, सरस्वती घग्गर नदी के नाम से जानी जाती है, और सुसोमा सुहा नदी के नाम से जानी जाती है, और मरुद्रथा मरुत व वर्मन के नाम से जानी जाती है दोस्तों। इस प्रकार से हमने प्राचीन में ऋग्वैदिक नदियों के नाम का भी उल्लेख देखा दोस्तों। नेक्स्ट बिंदु है हमारा दोस्तों ऋग्वैदिक भौगोलिक विस्तार क्षेत्र। वैदिक आर्य लोग सप्त सिंधु प्रदेश क्षेत्र में रहते थे दोस्तों। 7 नदियों वाले क्षेत्र को सप्त सिंधु प्रदेश दोस्तों कहा गया है। 7 नदियां हम लोगों ने अध्ययन किया कौन कौन सी हैं, जिसमें सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज और सरस्वती नदियों को मिला के 7 नदियों के क्षेत्र को सप्त सिंधु क्षेत्र कहा गया है दोस्तों। नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों परंपरा अनुसार आर्यों ने 5 कबीले थे, जिनका जो समुदाय था वह पंचजन कहलाता था। और भी कबीले हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन यह पंचजन, जिन्हें पंचजन कहते थे 5 कबीलों को, यह आर्यों के ही कबीले थे। इसमें से प्रमुख जो शासक थे वो थे भरत व त्रित्सु वंशों के शासक, और गुरु वशिष्ठ इन दोनों के समर्थक रहे थे दोस्तों। इस प्रकार भरत कुल के ही आधार पर आगे चल के इसका नाम भारतवर्ष पड़ा दोस्तों। इन कबीलों में सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वह ऋग्वेद में ही मिलता है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों सुदास जी की जो हमें कथा है उसका अध्ययन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इसके बाद में नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों
कुरुजनों ने पांचालों के साथ मिलकर उच्च गंगा मैदान में अपना संयुक्त राज्य स्थापित किया और यह कुरु पांचालों ने उत्तर वैदिक काल में बड़ा महत्व प्राप्त किया। इसी प्रकार से उत्तर वैदिक काल में हमें गंगा ब्रह्मपुत्र गंगा यमुना मैदान में हमें विस्तार देखने को मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों हमारा उत्तर वैदिक भौगोलिक क्षेत्र विस्तार। पंजाब में अर्जन गंगा यमुना दोआब के अंतर्गत सर्वप्रथम उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैले हुए थे। इसके बाद में इनके प्रमुख कबीले भारत और पुरु ने मिलकर कुरु नाम से एक क्षेत्र स्थापित किया। यह सरस्वती और दुर्गा दष्टावती नदी के समक्ष ही स्थापित किया था दोस्तों, लेकिन शीघ्र यह दिल्ली के क्षेत्र के दोआब के ऊपरी भाग में पहुंच गए थे। यह दोआब क्षेत्र गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था, यहाँ पहुंच गए और इसका नाम कुरुक्षेत्र प्रसिद्ध हो गया दोस्तों। धीरे धीरे पंचालों ने भी इनमें दोआब के क्षेत्र में के मध्य भाग में अधिकार प्राप्त कर लिया और इस प्रकार कुरु पंचालों की सत्ता दक्षिण क्षेत्र व दोआब क्षेत्र के ऊपरी भाग में फैल गई दोस्तों। इस प्रकार से जो विस्तार था उत्तर वैदिक काल का वह गंगा यमुना दोआब ही हो गया दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों पृथ्वी के देवताओं का हम अध्ययन करेंगे दोस्तों, जिसमें देवता उनके कार्यक्षेत्र और विशेषताओं पर हम चर्चा करेंगे। जैसे पहला है पृथ्वी की देवी, इसे सृजन की देवी भी कहा गया है दोस्तों, यह जगमाता के नाम से प्रसिद्ध है। इस समय के देवी देवता हम लोग दोस्तों अध्ययन कर रहे हैं। दूसरा है अग्नि देवता, यह प्रकाश के देवता है, ये यज्ञ व ग्रह के देवता कहे जाते हैं दोस्तों। इसके बाद में इनके जो विशेषता है वह यह है, यह पृथ्वी के सर्वश्रेष्ठ देवता है दोस्तों। ऋग्वेद में इनका 200 बार उल्लेख मिलता है। घौ और पृथ्वी के पुत्र हैं दोस्तों। इसके बाद में अग्निदेव का नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों, ऋग्वेद में अग्नि को जाति वेदस कहा गया दोस्तों, चर के ज्ञाता कहा गया है। इसके बाद में इन्हें हिरण्य दंत यानी सुनहरे दांत वाला भी कहा गया है। धूमकेतु भुवन चक्षु यानी सर्वदृष्टा कहा गया है तथा ऋत गोपा की संज्ञा भी दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट बिंदु है दोस्तों, इसमें प्रत्येक घर में प्रज्वलित होने के कारण इन्हें अतिथि भी कहा गया है। मृत्युलोक व स्वर्णलोक के बीच विभाजक रेखा भी इन्हें कहा गया है दोस्तों। इनकी तुलना ईरानी देवता अतर व यूनान के देवता हेपास्टस से की गई है जाती है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों सोम देवता, यह वनस्पति के देवता है। ऋग्वेद में इनका 120 बार उल्लेख है दोस्तों। ऋग्वेद में चंद्रमा भी इन्हें कहा गया है। सोम को सूर्य का पति भी कहा जाता है दोस्तों। बृहस्पति यज्ञ के देवता है दोस्तों। ऋग्वेद में 11 बार इनका उल्लेख मिलता है और याज्ञिक कर्मकांड के लिए यह विशेष महत्व रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों सरस्वती, यह विद्या की देवी है, यह स्त्री देवता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट है ऋग्वेद में हमें किसी भी प्रकार के मंदिर का निर्माण की साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पे मूर्ति पूजा के भी साक्ष्य हमें प्राप्त अभी तक नहीं हुए हैं दोस्तों। इसी के साथ हमारे आज का सेशन का अंत भी होता है। जो भी विद्यार्थीगण हमारे PDF डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप इससे पहले की क्लास देखना चाहते हैं तो हमारी इस चैनल में हिस्ट्री नाम की प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियो सीक्वेंस देखने को मिल जाएंगे। आप वहाँ से प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल व ऐतिहासिक काल का अध्ययन स्वेच्छापूर्वक कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।